ओवैसी या बड़े नेता मुसलमानों के जितने हैं देश भर में, बड़े नेता जो अपने आप को कह रहे हैं, जो उधम मचाते हैं, वो मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्यों हैं? आंदोलन करते, रोड पर जाते, सब सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे उस दिन। क्यों? क्योंकि इनके सबके पास 20-20, 50-50 एकड़ जमीन वक्फ की है। आप कहते हो कि अकबर के यहां हमारे अब्बा हुजूरी करते थे, वो संपत्ति हमें दे दीजिए। आजम खान की प्रॉपर्टी जब खुली तो पता है क्या निकला? पूरी यूनिवर्सिटी, जैसे ये चलाता है क्या नाम, वैसी पूरी यूनिवर्सिटी वक्फ की थी। मेरी संपत्ति वक्फ ने चढ़ा ली, भैया मैं क्लेम भी नहीं कर सकता, वक्फ ने चढ़ा ली तो उनकी हो गई। अरे मुझे मुकदमा करने का तो अधिकार दोगे भाई। ओवैसी के पास ऐसा अनुमान है, वो प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड की वापस दे देंगे तो साल में 500 करोड़ रुपया देना पड़ेगा ओवैसी को। ये शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते मोदी जी का कि उन्होंने आम आदमी का जो राइट है, आम मुसलमान के लिए जिस पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड बना था, उसको पुनः वहीं पहुंचा रहे हैं वो। इसमें अगर देखा जाए तो नेहरू जी और मोदी जी का इंटेंशन सेम है। वक्फ बोर्ड की जाति को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, और जब तक हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी में रहेगा तब तक डेमोक्रेसी रहेगी। जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में आएगा उस दिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रही, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं रही, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं रही, तो हिंदुस्तान में भी नहीं रहेगी। नमस्कार। सरकार जो है वो वक्फ कानून में संशोधन करके दरअसल मुसलमानों की अल्लाह की जमीन को उस पर कब्जा करना चाहती है, उसको छीनना चाहती है। यह तर्क है कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ कानून को लेकर देश भर में हंगामा मचा है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसका पहलू है, क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि वक्फ कानून में जो संशोधन है वो जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और इसके लीगल एस्पेक्ट को समझने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ डी.के. दुबे जी। पहले पार्ट में आपने समझाया था कि इसका इतिहास क्या है, लेकिन मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब यहां पर इतिहास बताइए या इसकी लीगलिटीज बताइए। अब तो मामला कानूनन संविधान को के इंटरप्रिटेशन से चलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देश भर में अनेकों याचिका दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऐसा लगता है कि एक इशारा कर दिया सरकार को कि भाई पहले ये बताइए आपने जो चेंजेस किए क्यों किए, 7 दिन में जवाब दाखिल करिए। क्या रुख लग रहा है आपको कि सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अभी कुछ लोगों के बयान भी आए। मेरा मानना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई कानून बना है कि नहीं बना है, ये कोई अथॉरिटी तो उसको क्रॉस चेक करने वाली चाहिए। हम ये मानते हैं कि संसद सुप्रीम है, लेकिन एक मैकेनिज्म है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे समझा जाता है कि देश हजारों सालों से किन परंपराओं से, किन मोरल से कैसे चल रहा है, उसके आधार पे तो कानून बनाएंगे। उसके आधार पर अगर कानून नहीं बनाते हैं तो फिर वो हमारे देश की जो पब्लिक पॉलिसी उसके विरोध चला जाता है, तो फिर वो कानून सही नहीं होता है। अब ट्रिपल तलाक है, हमारे देश की पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, नहीं चल सकता। ऐसे बहुत सारे हैं, 4 विवाह हैं, नहीं चल सकते। तो फिर ये कौन देखेगा कि संसद ने बनाया है, तो संसद के लिए ये तो क्रॉस चेक करने की कोई बॉडी बने, या फिर कोई ज्यूरी बने, या फिर कोई ऐसी मैकेनिज्म हो जो ये देखे कि वाकई में कहीं वायलेशन तो नहीं हुआ। हम मानते हैं संसद सुप्रीम है, लेकिन कहीं वायलेशन तो नहीं हुआ। वो पावर भी हमारे यहां फेडरल कोर्ट को ही थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट ये चेक करेगा कि वाकई में ये जो कानून बना हुआ है इसकी संवैधानिकता क्या है। संवैधानिकता ठीक है तो ऑल इज वेल। अगर कुछ गड़बड़ है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर इंस्ट्रक्शन जारी करेगा, सरकार उस पर प्रॉमिस करेगी। 370 हमने उड़ाया, 370 उड़ाने के बाद सरकार ने कहा कि भाई हम जल्दी चुनाव करवा देंगे। जल्दी उन्होंने प्रयास किया और चुनाव करवा दिए। अब उसकी रिपरकेशन के मामले में जो एफिडेविट लगाया था उसका काम करना शुरू कर दिया। तो जो समस्याएं इसमें लगती हैं उन समस्याओं का समाधान कोर्ट करता है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि कोई मामला कोर्ट नहीं जा सकता। कोई भी मामला जो संसद ने पास किया हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने पास किया हो, या किसी ने भी पास किया हो, वो कोर्ट में जाकर उसकी लीगलिटी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वेरीफाई होती है।
तो कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में दोनों पक्ष अपने तर्क देंगे, ये सिद्ध करेंगे, एक कहेगा संवैधानिकता क्यों है, एक कहेगा संवैधानिकता क्यों नहीं है। अब इस संवैधानिकता क्यों है नहीं है, इसके पीछे इसको सिद्ध करने के लिए अपने पास बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पहली है इंटरनल एड। इंटरनल एड हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मार्जिनल नोट लिखा होता है, चैप्टर का नाम लिखा होता है, या फिर वो भाग का नाम लिखा होता है, प्रीएम्बल लिखी होती है, इन सब के आधार पर ये सब प्रोवोकेट करते हैं, ये सब बताते हैं कि वाकई में जो प्रावधान बना है उसकी संवैधानिकता क्या है, क्या वो बेसिक थ्योरी के में है, वो भारत के अपने बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो नहीं है, ये वो देखेगा। तो फिर इंटरनल एड की मदद लेगा। इंटरनल एड से वो नहीं देख पाता तो फिर वो एक्सटर्नल एड की मदद लेता है। एक्सटर्नल एड का मतलब हो गया कि संसद ने जो पास करते समय उसके तर्क रखे हैं और फिर वो जेनेसिस पर जाएगा। ये भी यहां से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो जेनेसिस पर जाएगा और जेनेसिस में ये पता करेगा कि क्यों, आखिर वक्फ बिल क्यों 1954 में पहली बार क्यों आया और उसका इतिहास क्या है। हिस्ट्री आएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं हूं, मेरा एक इतिहास है, और जो नया बच्चा पैदा होता है आजकल उसका भी एक इतिहास है। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले ले जाते हैं, कहते हैं पिछली लाइफ का क्या है इतिहास। तो बिना इतिहास के तो वर्तमान लिखा ही नहीं जा सकता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जब चेक होगी तो इंटरनल एड संविधान से कहीं अगेंस्ट तो नहीं है, फिर लेजिस्लेशन क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, उसका इंटेंशन क्या था, लेजिस्लेटिव इंटेंशन क्या था, करना क्या चाहता था, और फिर उसका इतिहास क्या है। ये तीनों पहलू निकलकर सामने आएंगे। लेकिन आपने आर्टिकल 370 का जिक्र किया। आर्टिकल 370 पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन इस मामले में जो 3-4 जो प्रावधान चेंज किए हैं, जो संशोधन किया है, उस पर रोक लगा दी है। तो इसको तो एक जीत मान रहे हैं तमाम मुस्लिम पक्ष। अब उसको ऐसे समझिए, 1995 का एक्ट ऑटोनॉमस पावर देता है वक्फ बोर्ड को। क्या वो पावर का इस्तेमाल कर सकता है वक्फ बोर्ड अब, उस दिन के बाद? नहीं। यानी कि वो अब कोई क्लेम नहीं कर सकता, वो कोई नोटिफिकेशन नहीं कर सकता, वो कोई स्टेप नहीं ले सकता। अब ये एक डेड बॉडी बैठ गई है। बॉडी तो है लेकिन डेड है, उसमें आत्मा नहीं। आत्मा कहां थी उनकी कि वो एक सर्वे करते थे, सर्वे करके वो क्लेम करते थे, कुछ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते थे, कलेक्टर को लिखते थे, कलेक्टर उसका नोटिफिकेशन करता था, वक्फ उसको छापता था और फिर उसके बाद वो कहता था ये मेरा है। क्या ये कुछ कर सकता है? वक्फ बोर्ड के हाथ पैर तो उन्होंने तुरंत ही काट दिए जैसे ही स्टे किया। स्टे का मतलब इस कानून का स्टे नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लॉ का स्टे नहीं कर रहे। उन्होंने, चीफ जस्टिस ने उस समय यह भी कहा कि देखिए, संसद के द्वारा पारित किए हुए कानून को पूरा का पूरा स्टे नहीं किया जा सकता। हम केवल इतना कर सकते हैं कि जो तुम इसके रिपरकेशन बता रहे हो कि साहब जमीन वापस ले लेंगे, डी नोटिफाई कर देंगे, हम इस पर बैन लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा नोटिफिकेशन पर बैन लगाते हैं, उन्होंने कहा डी नोटिफिकेशन पर बैन लगाते हैं। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो सर्वे करता है वो करता रहेगा, नोटिफिकेशन नहीं कर सकता। वो अपना सर्वे करेगा, डेटा निकालेगा, जो उसका काम है वो करेगा, हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नहीं रोक रहे, वो करता रहेगा। फिर उन्होंने कहा जो वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है एग्जिस्टिंग, वो बैठा रहेगा। यानी कि बॉडी को दफन नहीं करना है, बॉडी हम जिंदा रखें, इसका पोस्टमार्टम करेंगे अभी। तो बॉडी जो है उसको डेड कर दिया और आप कहते हो कि ये जीत है। अरे इससे तो सरकार को लाभ है। ये जो सरकार करना चाहती थी वही हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और आपको मालूम है कि ये जो स्टे करने के लिए कहा गया, या ये जो 3 पॉइंट रखे गए कि वक्फ बोर्ड वैसे ही चलता रहेगा, वक्फ काउंसिल वैसे ही चलती, वक्फ काउंसिल तो ऑलरेडी उन्होंने कहा डिसॉल्व है, उन्होंने कहा कलेक्टर काम करता रहेगा, उन्होंने कहा नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेशन नहीं करेंगे साहब हम। ये किसने सुझाव दिया था पता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? ये तो भारत सरकार ने सुझाव दिया। भारत सरकार ने कहा कि जब तक आप इसकी सुनवाई कर रहे हो, हम आपको वचन दे रहे हैं यहां पर कि हम डी नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन नहीं होने देंगे, वक्फ बोर्ड भी नहीं बदलेंगे, कलेक्टर काम करता रहेगा बस। कलेक्टर अपना काम, कलेक्टर को हम रोक नहीं सकते।
तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखते समय यह लिखा कि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सेइंग दिस एंड दिस एंड दिस, दैट इज वाई वी आर। तो ये किसका आदेश है? ये किसके लिए है? संशोधन तो नलिफाइड किए नहीं, संशोधन पर स्टे भी नहीं किया, केवल डी नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन पर स्टे कर दिया कि आप कह रहे हो रिपोर्टिकेशन होगा, जमीन सब ले लेंगे, उन्होंने रुक जाओ, नहीं देने देंगे, और अगर नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेशन होगा तो अदालत में आएगा। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भैया अदालत का रास्ता खोल दो, वक्फ बोर्ड कोई निर्णय करना चाहता है वो अदालत जाए। अदालत ने रास्ता खोल दिया कि वक्फ बोर्ड अगर कोई निर्णय लेगा, नोटिफिकेशन करना चाहता है तो मेरे पास आए, सरकार कोई डी नोटिफिकेशन करना चाहती है तो मेरे पास आए। अब बताइए, इसमें जिसको जो इंटरप्रिटेशन करना है वो कर ले, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के अलावा कुछ कर नहीं सकती। सत्य यह है कि वक्फ बोर्ड की जाति को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। लेकिन आपने कहा कि इसमें हिस्ट्री भी जाएगी, और आपने बताया इससे पहले कि जो वक्फ बोर्ड का बनाना है 1954 में, उसका जेनेसिस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये तो यहां पर भी एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ चीजें खड़ी हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो संशोधन है उसको तो माने ही माने और उसके इतर भी कुछ फैसला हो? मैंने ये नहीं कहा कि 1954 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने कहा 1954 में भारत सरकार को एक संपदा विभाग होता है, उस संपदा विभाग को कस्टोडियन बनाना था इन प्रॉपर्टियों का, क्योंकि ये प्रॉपर्टियां वो हैं जो सार्वजनिक संपत्ति पाकिस्तान में हमने दे दी। 10,40,000 किलोमीटर जो उनको दी है, उसके एवज में ये संपत्तियां हैं। 1954 में संपदा विभाग को इसको मैनेज करना था भारत सरकार की। संपदा विभाग को मैनेज करने के बजाय सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, इंस्टीट्यूशन को नाम वक्फ बोर्ड दिया, और इंस्टीट्यूशन में लोग भी मुसलमान रखे। यहां तक इंटेंशन में कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन जिस लड़के का नाम रख दोगे गलत, तो यह संभव है कि उसके अंदर वैसा चरित्र भी बन जाए। इसीलिए हम बच्चों के नाम रखते समय भगवान के नाम रखते हैं, देवी देवताओं के नाम रखते हैं, कि उसको बार बार ये एहसास हो कि मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए। अब आपने नाम रख दिया वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड अब वो अपना चरित्र बता रहा है। ये नॉमेनक्लेचर का समस्या है। उसी समय वक्फ बोर्ड की बजाय राज्य संपदा लिखा जाता, इवेक्यू संपदा लिखा जाता, जैसा प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए किया, वैसा पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए भी इवेक्यू प्रॉपर्टी लिखा जाता, कोई समस्या ही नहीं खड़ी होती, सबको क्लियर होता। तो ये भी तो तरीका ही है मुसलमानों से छीनने का। मुसलमान कौन भैया? मुसलमान तो पाकिस्तान बन गया ना। मुसलमान मतलब क्या? देश के 25 करोड़ मुसलमान भैया, 25 करोड़ मुसलमान अपनी संपत्ति के लिए रखेंगे ना, जो तुमने कमाई और वक्फ दी। सरकार की जमीन पर वक्फ कैसे हो जाएगी? सरकार की जमीन मैनेज करने के लिए तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी मुतवल्ली की? मैं आपको बताता हूं, ओवैसी या बड़े नेता मुसलमानों के जितने हैं देश भर में, बड़े नेता जो अपने आप को कह रहे हैं, जो उधम मचाते हैं, वो मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्यों हैं? आंदोलन करते, रोड पर जाते, सब सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे उस दिन। क्यों? क्योंकि इनके सबके पास 20-20, 50-50 एकड़ जमीन वक्फ की है, जो अरबों रुपए की है। वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी सरकार वक्फ बोर्ड को वापस दे देगी, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए काम करना शुरू कर देगा। ये जो मुसलमानों में एजुकेशन की समस्या है, मुसलमानों में स्किल डेवलपमेंट की समस्या है, उसको कौन समाधान करेगा? वक्फ बोर्ड के पास ये जो पैसा होगा, इससे वो मुसलमान को राष्ट्रवादी बनाएंगे। तो जो नेता सैयद तुर्क पठान, मुगल शेख, ये जो 2-3% है ना देश में, जो वक्फ बोर्ड पर भी कब्जा किए हुए हैं, मस्जिदों पर कब्जा किए हुए हैं, और जितनी रिलीजियस स्ट्रक्चर है सब पे ये 2-3% लोग कब्जा किए हुए हैं। सारी प्रॉपर्टी इनके पास ही है। गरीब मुसलमान तो एक कमरे में 8-8 रह रहा है, और इनके पास महल खड़े हैं। ये जो संपत्ति इनके पास है, ये संपत्ति अगर वक्फ बोर्ड को वापस मिलती है, या वक्फ बोर्ड के साथ इंसाफ होता है कि वो करोड़ों रुपया
वक्फ बोर्ड को मिलेगा। अब देखिए, इलस्ट्रेशन दिया संसद में, एक आईटीसी का होटल है बंबई में, वो 50,000 रुपए देता है, और उसी लेवल का दिल्ली में एक होटल है प्राइवेट जो दिल्ली सरकार का है, मतलब सरकार का है, वो 100 करोड़ के ऊपर देता है। एक साल में 6 लाख रुपए दे रहा है, 50,000 रुपए महीना, और एक साल में 100 करोड़ के ऊपर दे रहा है। सेम प्रॉपर्टी, सेम काम, सेम सब कुछ, और वैसी लोकेशन दिल्ली में, वैसी लोकेशन मुंबई में। अगर ये 100 करोड़ रुपया जो आईटीसी मुतवल्ली को देता है, मुतवल्ली रसीद काटता होगा 50,000 रुपए की, और ऊपर से क्या करता होगा, सारी अय्याशियां उसी में करता होगा, और उसे पैसा भी लेता होगा सही से, और अपने घर भर रहा होगा। ये 100 करोड़ रुपया अगर वक्फ बोर्ड के खाते में चला आए, जैसे आप मुतवल्ली को एकदम से प्राइमा फेसी एकदम उस पे टारगेट पर अपराधी बना रहे हैं, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई कलेक्टर भी तो यही करेगा, कलेक्टर कह देगा जी ये जमीन मेरी, ये जमीन हमारी, ये सरकार की, ये सरकार की, सरकार की, क्योंकि अंतिम फैसला तो कलेक्टर को ही लेना है, और कलेक्टर के पास पावर भी है संसाधन जुटाने की भी, दस्तावेज जुटाने की भी। तो आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मुतवल्ली को उससे मत मिक्स करिए, कलेक्टर से। मुतवल्ली का मतलब समझिए, मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। एक होटल का मैनेजर, एक दुकान का मैनेजर, एक कारखाने का मैनेजर। मैनेजर मालिक कब से हो गया? मुतवल्ली मतलब मैनेजर। अब मैनेजर धांधली कर रहा है तो कौन आवाज उठाए? और मैनेजर इस समाज के अंदर उठेगी मेरी बात, कौन समाज? मतलब फिर सरकार किस लिए होती है? सही करने के लिए, या ऐसी चलने दीजिए खानाबदोश जिंदगी, और आग्रह युद्ध होने दीजिए, जो जीत जाएगा वो बैठ जाएगा, ऐसा? मुगल सल्तनत चल रही है क्या? तलवार से लड़ाई होगी, जो जीत जाएगा वो बैठे? अरे भाई, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट उसकी जिम्मेदार है। समाज से आवाज तो आए, समाज से आवाज, मुस्लिम समाज की जो आवाज आ रही है उसको सुन कौन रहा? वो तो सैयद शेख पठान मुगल तुर्क बैठे हैं, वही सब कुछ है। वो ओवैसी के पास ऐसा अनुमान है, वो प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड की वापस दे देंगे तो साल में 500 करोड़ रुपया देना पड़ेगा ओवैसी को। 500 करोड़ रुपया सर, हैदराबाद से। ये 500 करोड़ रुपया वो टोपी लगाकर, दाढ़ी बढ़ाकर भाषण देता घूम रहा है ना, मैनेज करता है। ये 500 करोड़ किसके काम आएगा? जो वो खैरात बांट कर बता रहा है कि मैं तो इनकी मदद कर रहा, मजलूमों की मदद कर रहा, किसी को कुछ खिला रहा, किसी को हड्डी फेंक रहा, कह रहा चूसते रहो। अरे भाई, अगर वो 100, 200, 500 करोड़ ओवैसी का पैसा वक्फ बोर्ड के पास आएगा तो हैदराबाद की लाइफ बदल देगा वक्फ बोर्ड। और एहसान भी ओवैसी का नहीं चाहिए। मुसलमानों की तालीम पर खर्च होगा, उनकी वेल विशिंग पर खर्च होगा। उद्देश्य यही था सरकार का 1954 में कि हम इस प्रॉपर्टी को सरकार वापस ले ले, या सरकार अपने लिए इस्तेमाल करे, इसकी बजाय जो लोग यहां रह गए हैं उनके वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास कोई पैसा आया, इस मद में आया, तो हमने कहा भैया ये पैसा जो है, एक काम करते हैं, इन्हीं के लिए खर्च करेंगे, है तो मेरा, लेकिन ये इनके लिए खर्च करेंगे कि ये बात ठीक हो जाए। अब जिसके लिए खर्च करने को, उस पर हमने एक मैनेजर बिठाया कि भाई तुम इसको मैनेज करो। मैनेजर कह रहा है ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। ये वैसे ही है जैसे जम्मू कश्मीर में जब आप घुसते थे तो वो कहते थे कि आप ऑडिट नहीं कर सकते, आप यहां वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास 370 है। अब ये जो प्रॉपर्टियां गरीब मुसलमान के लिए 20 करोड़ 25 करोड़ के लिए इस्तेमाल होनी है, वो 25 करोड़ के इस्तेमाल करने की बजाय वो कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, तुम कैसे करोगे इन 25 करोड़ का भला? हम पहले, मेरा पेट भरेगा, हम तो तख्ते हिंदुस्तान हैं। मैं तो, उनका मानना है कि हम तो सल्तनत हिंदुस्तान हैं, हम करेंगे जो करेंगे। कैसे हो सकता है? और अगर करते तो 75 साल में कुछ करना लेते। आजम खान की प्रॉपर्टी जब खुली तो पता है क्या निकला? पूरी यूनिवर्सिटी, जैसे ये चलाता है क्या नाम, वैसी पूरी यूनिवर्सिटी वक्फ की थी, एनिमी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी थी। फिर मुसलमानों को, जो बाकी के मुसलमान वहां पर रह गए थे, उनको जेल में ठूस के थानों में बिठा के जमीनें लिखवाई। मुकदमे सबसे ज्यादा आजम खान के खिलाफ किसने लिखवाए मालूम है? सारे मुसलमानों ने लिखवाए वहां के। लेकिन इससे तो ऐसा लग रहा है कि यानी आप जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी सबका दोबारा कुछ ना कुछ ऑडिट होने जा रहा है, ऐसा है? भैया
ऑडिट होगा तभी तो पता चलेगा हाँ कब्जे में हाँ, है। ऑडिट से मतलब है कि कलेक्टर बैठा हुआ है। जो दूसरा प्रश्न आपका था ना उसमें, वो आपने फिर से पूछा। कलेक्टर बैठा हुआ है, आप मुझे बताओ म्यूटेशन कौन करता है प्रॉपर्टी का? मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं, अरे कलेक्टर ही होता है ना। कलेक्टर का मतलब राजस्व कलेक्टर होता है ना, उसका नाम संग्राहक। उसको कलेक्टर कहते हैं, और एक्स्ट्रा पावर दे दी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसका काम यही है कि जिले भर की प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, उसका काम है ये। उसको सैलरी इस बात की मिलती है, उसकी पोस्टिंग इसलिए होती है, वो आईएएस बना ही इसलिए कि वो कलेक्टर है। अब अगर कलेक्टर को भी आप ये कहोगे कि ये प्रॉपर्टियों का मैनेजमेंट नहीं कर सकता, ये अपने पास कोई सर्वे नहीं कर सकता, आप ये मानिए कि जिस समय आप म्यूटेशन करवाते हो उससे पहले रजिस्ट्री करवाते हैं प्रॉपर्टी की, लेकिन रजिस्ट्री सफिशिएंट नहीं है आपकी प्रॉपर्टी होने के लिए। रजिस्ट्री के आधार पर कलेक्टर के यहां, या कलेक्टर ने जिसको अपॉइंट किया उसके यहां एक मुकदमा होता है जिसको म्यूटेशन केस कहते हैं। उस मुकदमे में खरीदार यह सिद्ध करता है कि मैंने इसको जेन्युइनली खरीदा है। उस मुकदमे में नोटिस होता है जो विक्रेता है, दाखिल खारिज। हाँ हाँ, उसका जो विक्रेता है उसको नोटिस होता है, उसकी गवाही होती है कि तुमने बेचा। फिर उससे पूछा जाता है तुम्हारी प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, तो वो कहता है हाँ है। फिर उसका नोटिस चस्पा होता है तहसीलदार के यहाँ या एसडीएम के यहाँ या एडीएम के, जो कि जिसको अथॉरिटी है, उसके चस्पा होता है ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे करके दाखिल खारिज होने आई है, इसका म्यूटेशन होने आया। कोई क्लेमेंट हो तो 30 दिन का समय है, उसमें करिए। उसका तरीका यह है कि डुगडुगी बस्ती है उस एरिया में, 2 वर्नाकुलर अखबारों में निकाला जाता है। हाँ लेकिन अरे मैं 2 वर्नाकुलर अखबारों में निकाला जाता है, मैं बेचने वाला, आप खरीदने वाले। लेकिन सरकार ने इतनी बड़ी प्रक्रिया उसके पीछे लगा दी कि वर्नाकुलर अखबार में निकालना पड़ेगा, डुगडुगी बचानी पड़ेगी, चस्पा करना पड़ेगा, तहसीलदार के कार्यालय में चस्पा करना पड़ेगा, सामने वाले को नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद उसका बयान लिया जाएगा, और बयान लेने के बाद जब सेटिस्फाई हो जाएगा कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर या जो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तब वो आदेश करेगा कि ये संपत्ति इन्होंने इस तारीख को इतने इतने मद में बेची है, ये इनके नाम दर्ज की जाती है। दाखिल खारिज, इनका नाम दाखिल किया जाता है, पुराना वाला नाम खारिज किया जाता है, म्यूटेट किया जाता है। ये भैया इतनी बड़ी प्रक्रिया है इसकी, आप कहते हो कि ये प्रक्रिया मत करिए, कलेक्टर कैसे कर सकता है? तो क्या हम सब पूरे देश के कलेक्टर खत्म कर दें? क्या ये प्रक्रिया ही बंद कर दें? होने दो तलवारबाजी, जो गलत हो जो सही हो। और मैं तो ये कहता हूं कि वक्फ को प्रॉपर्टी अगर गई है तो वक्फ एक इंटाइटी है, वक्फ वैलिडेट है, यानी कि लीगल पर्सनालिटी को प्रॉपर्टी गई है तो कलेक्टर के पास मुकदमा क्यों नहीं होगा म्यूटेशन का वक्फ के लिए? ट्रांसफरर जाएगा और ये कहेगा मैंने इनको करा, जो ट्रांसफरी है वो क्लेम करेगा कि मेरे नाम चढ़ा दी जाए। वक्फ का अलग रजिस्टर क्यों होगा भाई? वक्फ बाकी में क्यों नहीं होगा? रेलवे अपनी संपत्ति चढ़वाती है, उसका संपदा विभाग है, वो भी म्यूटेशन में जाता है। कोई रिलीजियस प्रॉपर्टी है, कोई कितना बड़ा संत हो, वो भी म्यूटेशन में जाता है। सरकार अपना कार्यालय बनाती है, वो भी म्यूटेशन में जाती है। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन इसमें इससे जुड़ा दूसरा मसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जो एक बड़ा पॉइंट बना है, वो है कि भाई वक्फ बाय यूजर। अब ये बताइए कि 14वीं-15वीं सदी के मस्जिदें हैं, अब उसका म्यूटेशन कहाँ से लाएंगे? उसके तो दस्तावेज नहीं है। अब उनकी भी आप यहाँ पे ऑडिट करने लग गए तो वो सब चली जाएंगी जो अब तक वक्फ की संपत्ति थी। यानी इसका तो बहुत गहरा इसमें असर हो सकता है। बड़ी आपकी जायज बात है और आपकी बात को सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन राम मंदिर में 450 साल पुराने दस्तावेज कैसे आए थे? राम मंदिर में लाखों वर्ष पहले भगवान श्री राम हुए थे, तब से लेकर यही जन्म स्थान है, इसके कागज कैसे आए थे? मुकदमा लड़ा गया भैया, वो तो क्योंकि तब से ही मुकदमा तब से थोड़ी ना था, वो तो संघर्ष हमेशा से रहा। तो सवाल यह पैदा होता है कि राम मंदिर पहले आया, वक्फ पहले बनी? वक्फ बनी अभी 100-200 साल पहले। वक्फ के पहला कानून 1913 में आया, उससे पहले वक्फ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भारत में। है भी तो भाई वो बादशाह अपना चलवा रहा जैसे चलवा रहा था। राम मंदिर हजारों साल पुराना है, तब के कागज मांगे जा रहे थे जब इस्लाम आया ही नहीं था।
जब मुसलमान पैदा ही नहीं हुआ था। और हमने मुकदमा लड़ा, हम न्यायालय से जीत कराए, हमने एविडेंस दिए, हमने पुराणों के एविडेंस दिए, हमने ग्रंथों के एविडेंस दिए, हमने रडार और टेक्नोलॉजी लगाई कि भाई 5000 साल पहले कहां कौन सा ग्रह था, कैसे नक्षत्र थे, उसकी स्थान क्या है जो शास्त्र कहते हैं, हमने सब दिए कोर्ट में। लेकिन विषय वो भी नहीं है कि इतने पुराने लाने। विषय ये है कि जब आप कहते हो कि अकबर ने जो किला बनवाया था वो वक्फ है, अकबर सरकार था या व्यक्ति था? शाहजहां सरकार था या व्यक्ति था? मोदी जी सरकार हैं या व्यक्ति हैं? मोदी जी ने यह कंस्ट्रक्शन दुनिया भर में करवाया है, तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो ये कहेंगे कि ये मेरा है क्योंकि मेरी जाति वाले हैं। ये कोई लॉजिक है क्या कि आप कहते हो साहब वो अकबर ने करवाया था? अकबर सरकार था या व्यक्ति था? अकबर तो सरकार था ना, सरकार ही था। शाहजहां सरकार था ना, औरंगजेब सरकार था ना, अच्छी थी, खराब थी, बुरा था, अच्छा था, काला पीर था, जिंदा पीर था, कुछ भी था, लेकिन सरकार था। सरकार के समय की संपत्ति कैसे व्यक्तिगत हो सकती है? उसका पीछे का आधार बताइए। अकबर, शाहजहां और उनके वंशज कहां हैं? उनको ढूंढ के लाओ, वो क्लेम करें तो समझ में भी आता है कि भाई ये मेरे अब्बा जान ने बनवाया था। अरे तुम कोई भी उस समय मार मार के कन्वर्ट कर लिए गए, उस समय तुम्हारे मां बाप के साथ अत्याचार हुए जिसकी वजह से मुसलमान बन गए क्योंकि सत्ता के साथ रहना था, यह सत्ता के अत्याचार की वजह से हो गए। आप कहते हो कि अकबर के यहां हमारे अब्बा हुजूरी करते थे, वो संपत्ति हमें दे दीजिए। यह लॉजिक कैसा है? तो इसका मतलब यह हो गया कि मुगलों के जाने के बाद अंग्रेज आ गया तो सारी संपत्ति हिंदुस्तान अंग्रेजों का है, सारे रेलवे स्टेशन अंग्रेजों को दे दीजिए, सारे चर्च अंग्रेजों को दे दीजिए, सारी ये रोडें बनाई वो अंग्रेजों को दे दीजिए। तो ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या आप दिल्ली की जामा मस्जिद भी तो अपने आप को सबको कागज दिखाने मैं कह रहा हूं नहीं, दिखाने नहीं पड़ेंगे, ये तो सरकार कह रही प्रोस्पेक्टिव चलेगा। प्रोस्पेक्टिव भाई ये तो लिखा है कि प्रोस्पेक्टिव चलेगा, लेकिन जिस पर डिस्प्यूट है वो कैसे प्रोस्पेक्टिव चलेगा? डिस्प्यूट से मतलब मेरी संपत्ति वक्फ ने चढ़ा ली, भैया मैं क्लेम भी नहीं कर सकता, वक्फ ने चढ़ा ली तो उनकी हो गई। अरे मुझे मुकदमा करने का तो अधिकार दोगे भाई, मेरी संपत्ति वक्फ ने चढ़ा ली। हाँ तो ये तो हर एक प्रॉपर्टी में हो सकता है ना। तो फिर उसमें तो आप वक्फ को रिलीजियस स्ट्रक्चर क्यों देख रहे हैं? आप उसको एक प्रॉपर्टी क्यों नहीं मान रहे? राम मंदिर का डिस्प्यूट कोर्ट ने रिलीजियस सूट लिया था, नहीं तो प्रॉपर्टी का मसला, प्रॉपर्टी का मसला था, राइट का मसला था, किसका राइट है, राइट पर डिसाइड किया। तो भैया जब राम मंदिर रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं, जहां भगवान जीवंत बैठे हैं कानूनन, क्योंकि हम लीगल पर्सनालिटी भगवान को मानते हैं, मस्जिद लीगल पर्सनालिटी नहीं है क्योंकि वहां अल्लाह नहीं बैठे, यहां भगवान बैठे हैं जीवंत, उनकी आरती होती है, उनको खाना पीना सब कुछ होता है। भगवान के मंदिर को हम लीगल पर्सनालिटी मानते हैं, भगवान के मंदिर में भगवान के नाम से मुकदमा होता है, रामलला के नाम से मुकदमा हुआ। तो लीगल पर्सनालिटी अगर है वक्फ, तो लीगल पर्सनालिटी अपने एग्जिस्टेंस को बताएगी, और जो कोई और है जो मेरी प्रॉपर्टी को वो बता रहा, तो मुझे क्लेम करने का तो राइट दोगे भैया। जिस पर क्लेम नहीं है, जो अनडिस्प्यूटेड है, क्या समस्या है भाई? मेरे गांव में मेरी प्रॉपर्टी है, अभी वो रडार से मोदी जी करवा रहे हैं। रडार से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि गांव की संपत्ति हजारों साल से परिवार रह रहा है, लेकिन उसके कागज नहीं है, तो बड़ी समस्या है। तो अभी उसकी रडार मैपिंग हो रही है, और रडार मैपिंग करके सारे डिस्प्यूट सॉल्व किए जा रहे हैं कि भाई ये संपत्ति इनकी है, इनके नाम कागज बनाने चाहिए। ये हजारों साल की इनके परिवार यहां पर रह रहा है, लाखों साल से रह रहा है, लेकिन कागज नहीं बने क्योंकि लाखों साल से रह रहा है एक ही परिवार। तो अब कागज हम बना रहे हैं, तो इनकम संपत्ति के कागज क्यों नहीं बनाओ? इनके भी कागज बनाओ, काम खत्म करो। कागज बनाने की प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी, कोई तो प्रक्रिया होगी। सरकार कह रही है वो प्रोस्पेक्टिव है, आप कह रहे हो मेरे नाम चढ़ना चाहिए, सरकारी दस्तावेज में चलना चाहिए या वक्फ के दस्तावेज में चढ़ना चाहिए? आप अपनी चढ़ाए रहो, अपनी मैनेज करना, लेकिन सरकारी दस्तावेज में आना चाहिए। सरकारी दस्तावेज का एक तरीका है, वो तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। चलिए, अब इसमें एक और चीज जो बड़ी कंटेंशियस, जिस पे बड़ा विरोध हो रहा है, वो ये है कि भाई आपने कहा कि
जो बोर्ड है, बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम, सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा कि भाई हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड में भी आप रखोगे क्या? तो ये तो एकदम से ये भी एक बड़ा वायलेशन दिखाएगा। अब आप ऐसे उसको समझिए, मेरी संपत्ति है, मैंने मंदिर बनाया अपना, मैं किसको रखूं ये मैं तय करूंगा, लेकिन सार्वजनिक मंदिर में कौन बैठेगा ये सरकार तय करेगी। मैनेजमेंट कौन देखेगा ये सरकार तय करेगी। उसका एक इलस्ट्रेशन बताता हूं। ब्राह्मणों का मंदिर में बैठना एक प्रिजम्पशन है। आपको मालूम है विश्व हिंदू परिषद ने हजारों दलित मंदिरों के पुजारी बना दिए, उनको शिक्षित किया, उनको विधि विशारद की डिग्री दी, जो शास्त्री और ये सब होता है वो उनको डिग्री दी, काबिल हो गया का इसकी नियुक्ति हम मंदिर में करते हैं। अब इस पर किसी ब्राह्मण ने आंदोलन किया क्या? नहीं हुआ सर। क्यों? क्योंकि हमें योग्य व्यक्ति मिल रहा है, हम उसको मैनेज करवा रहे हैं। और ये संपत्ति जो आप बता रहे हो, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये किसकी संपत्ति है? ये सरकार की संपत्ति। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसकी एवज में जो हमको मिली, ये सरकार की संपत्ति है। सरकार को मैनेज करना था, हमारे संपदा विभाग को मैनेज करना था, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मैनेज करना था। वो हमने वक्फ बोर्ड बनाकर वेलफेयर के लिए जो फॉर्मूला निकाला कि भाई वेलफेयर करेंगे, वो गलत हो गया। मेरी साइकिल आप मांग कर ले गए और आप लंबे समय से चला रहे हो और आप कह रहे हो ये मेरी है। मैं कह रहा हूं तुम्हारी है, चलाओ भैया, लेकिन नाम मेरे रहेगी, मैनेज हम करेंगे। कभी कभी हम मांगे तो दे देना, हमारे आदमी भी इसको चलाएंगे। तो आप कह रहे ऐसे कैसे चलाएंगे, वो तो मेरी है। तो वक्फ बोर्ड बनाकर सरकार ने सरकारी संपत्तियां मुस्लिम वेलफेयर के लिए दे दी। ये शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते मोदी जी का कि उन्होंने आम आदमी का जो राइट है, आम मुसलमान के लिए जिस पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड बना था, उसको पुनः वहीं पहुंचा रहे हैं वो। इसमें अगर देखा जाए तो नेहरू जी और मोदी जी का इंटेंशन सेम है कि वक्फ की संपत्तियां अगर हैं तो उसका इस्तेमाल मुसलमान के द्वारा होना चाहिए, ना कि सैयद शेख पठान मुगल तुर्क के द्वारा। वो 2% लोग उस पर कब्जा करें, ना कि ओवैसी पूरे हैदराबाद पर कब्जा करे। हैदराबाद में कोई गरीब नहीं है क्या? हैदराबाद में इस यूनिवर्सिटी चलाते हैं ओवैसी, गरीब मुसलमान को फ्री में पढ़ाते हैं क्या? वक्फ की जमीन पर बनाए यूनिवर्सिटी और फीसें तड़ाक से ले रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। चलिए, इसमें चूंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो पहली सुनवाई है उसमें तो मामला ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिकल 26 भी और उसके बाद जो कई दूसरे आर्टिकल है 25, 32, 33 इन सब का जिक्र हुआ, तो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशनल मामला आर्टिकल 26 अगर पढ़ोगे तो आर्टिकल 26 को मैं इन शॉर्ट बताता हूं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ लॉ एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया। आपको राइट उतना है जितना कानून अनुमति देता है, यहां एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपको मालूम है केरला के जो चर्चेस का मुकदमा आया था, कैथोलिक चर्चेस का, उसमें क्या क्लेम किया उन्होंने कहा वी आर गवर्न बाय द कैनन लॉज। आई डोंट नो द कैनन लॉज। कैनन लॉ के बारे में जानकारी है? नहीं है। कैनन लॉ का मतलब है वेटिकन का लॉ, हम उससे गवर्न होते हैं साहब। हाई कोर्ट ने कहा हिंदुस्तान में रहते हो, यहां कोई वेटिकन से गवर्न नहीं हो सकता, इसलिए हम इस कानून को मानते नहीं। हाई कोर्ट ने कहा हम इसको मानते नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस पर तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये कैनन लॉ क्या है? अरे हिंदुस्तान में एक संविधान है, संविधान के तहत कानून है, कानूनों का काम करना है, संसद का काम है कानून बनाना, सब उससे चलेगा। आर्टिकल 26 जब ये कहता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ लॉ एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया, भारत में कानूनों के मातहत और संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो कैसे कहा जा सकता है कि मेरा राइट एब्सोल्यूट राइट है, कैनन लॉ से गवर्न होंगे हम केवल? हिंदुस्तान के किसी कानून ने कहा है कि प्रॉपर्टी का मामला कुरान से गवर्न होगा? कोई कानून नहीं कहता। एक सैद्धांतिक पक्ष हो सकता है कुरान, लेकिन व्यवहारिक पक्ष तो संविधान ही है। अब यह मसला जो है वो संविधान बनाम कुरान है। क्या मुसलमान संविधान से नहीं चलना चाहता है? इसलिए वो आर्टिकल 26 में अगर ये कहा गया है सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ लॉ, तो वो लॉ बनना ही नहीं देना चाहता है। लॉ बनाने का तो अधिकार उसी आर्टिकल में है संसद को। और
लॉ से ही चलोगे, ये भी है। हां, सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख सकता है कि वाकई में लॉ कहीं एक्सीड ऑफ पावर तो नहीं है। लेकिन आप कहते हो हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। ओवैसी का बयान आया उसी दिन, कहता मैं तो सिरे से खारिज करता हूं, मुझे कोई स्वीकार ही नहीं है। हम गए जेपीसी में, मैं ये तर्क आपके सामने रख रहा हूं, यही सारे तर्क रखने में जेपीसी गया। ओवैसी साहब उठकर चल दी क्योंकि उनको सुनना ही नहीं है। हम तो चाहते थे कि गर्मा गर्म उनसे बात हो और हम पूछें कानून उनसे, लेकिन कानून पूछने की नौबत तब आएगी ना जब सामने वाला कानून के मातहत काम करना चाहेगा। वो रजाकार फॉलो करना चाहते हैं, जो रजाकारों ने किया वो फॉलो करना चाहता है ओवैसी, तो कैसे हो जाएगा? ये जो मैंने कहा 3 से 4% लोग हैं, सारी वक्फ की प्रॉपर्टी इनके पास ही है। क्या बाकी के 28, 27, 25, 24 करोड़ जो मुसलमान हैं उनको वक्फ पर कोई अधिकार ही नहीं? वहां एक अस्पताल बने वक्फ पर जो मुफ्त का इलाज करे, वहां एक विद्यालय बने जहां मुफ्त का पढ़ाई हो। वक्फ के पास इतना पैसा है, 25 करोड़ मुसलमानों को सब कुछ फ्री कर सकती है वक्फ, इतना पैसा है वक्फ बोर्ड के पास। पैसा है, लेकिन आप कह रहे हैं लेकिन उनकी मुस्लिम समाज के संगठन है, जमीयत उलमाए हिंद ने कह दिया है, इतना बड़ा संगठन है, उसने कह दिया कि देखिए धर्म के मामले में मुसलमान अपने किसी भी तरह का हस्तक्षेप भैया इनके सबके पास संपत्तियां, ये जितने रसूखदार लोग हैं सब संपत्तियां इनके पास ही हैं। ये उसका इंटरप्रिटेशन धर्म से लगाकर चाशनी से चाट रहे हैं। सरकार कब कह रही है हम वापस ले रहे हैं? सरकार कह रही है कि हम इसको मैनेज करेंगे, सही से मैनेज करेंगे, हम इन विद्यालयों को मुतवल्ली का जो एकाधिकार है उसको खत्म करेंगे। क्या गलत कह रही है? मुतवल्ली घुसने नहीं दे रहा प्रॉपर्टी में, अपनी कोठी बनाता। कब्रिस्तान में मैंने कोठियां देखी हैं, मुतवल्ली है कब्रिस्तान में कोठी बनाए। कब्रिस्तान के अंदर मैंने जगह देखी, ये मेरे परिवार का कोना है, यहां मेरे जाति के लोग दफन होते हैं और उसके पीछे लड़ाइयां होती हैं। ये कैसा वक्फ है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कम से कम किसी भी कानून के आने के बाद समाज पे क्या असर पड़ रहा है, देश भर में किस तरह का असर है, डायरेक्ट ना सही, कानून और संविधान के पक्ष ना सही, लेकिन समाज के उस नजरिए जो समाज में चल रहा होता है वो भी जजेस देखते हैं। और जज ने देखा कि संसद ने जो कानून पास किया उसके बाद देश भर में क्या हुआ, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, इसका कुछ असर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट? आपको मालूम है कि कानून की देवी की आंखों पर क्या है? पट्टी। क्यों? ये संवेदना है, ये जो उधम मचाने वाले लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस में लेने वाले, इनको देखे ही ना। अरे भैया हम सही बताने के लिए हमने सही बता दिया कि ये सही है, अब पालन करना करवाना सरकारों का काम है, करे चाहे ना करे, सही और गलत बताएंगे। हम न्याय करने बैठे तो हम न्याय करेंगे। आप कह रहे हो शक्ति के आधार पर हम परिवर्तन कर लेंगे, शक्ति के आधार पर हम तुमसे संशोधन करवा लेंगे, शक्ति के आधार पर हम जजमेंट करवा लेंगे, फिर वो कोर्ट नहीं है। यहां इस्लामिक शासन नहीं है, अभी तक डेमोक्रेसी है, शुक्र है डेमोक्रेसी है। और जब तक हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी में रहेगा तब तक डेमोक्रेसी रहेगी। जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में आएगा उस दिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रही, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं रही, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं रही, तो हिंदुस्तान में भी नहीं रहेगी। लेकिन जब तक हिंदुस्तान सेकुलर इसलिए है क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, नहीं तो ये भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना होता अब तक। और ये इस्लामिक रिपब्लिक इंडिया बनाने के लिए ये सब चल रहा है। ये जो वक्फ का चल रहा है, सीए नहीं मानेंगे, सीए में क्या प्रॉब्लम थी? कुछ निकला क्या? किसी का घर छिन गया क्या? लेकिन यह है कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है तो पाकिस्तान से जो मुसलमान आया उसको क्यों नहीं बसाओगे? क्योंकि हमारा टारगेट तो पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करना था। हमारा टारगेट था ही नहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना। जिन्ना तो हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, और जिन्ना का दादा भी हिंदू था। लेकिन जब वो मुसलमान बन गया, हिंदू जब तक था तब तक राष्ट्र प्रेमी रहा, और जब वो मुसलमान बन गया तब वो दारुल इस्लाम बनाना चल दिया। क्या ऐसा क्या घुट्टी पड़ाते हैं कि ये आतंकवादी तैयार हो जाते हैं? बहरहाल
ये आपने कानूनी पक्ष को, संवैधानिक पक्ष को बड़े अच्छे से समझाया। अब उम्मीद है कि जिस न्याय की बात कर रहे हैं, दोनों ही पक्षों को लगे सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला करे कि न्याय हुआ है। 5 मई को सुनवाई है, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, धन्यवाद सर।